हाँ बेटा। तो कल मैंने आप लोगों को जो चीजें पढ़ाई थी, कल बताई थी, तो कल मैंने आपको समझाया था कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस के बारे में कल हम डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो पीएसआईआर का सिलेबस है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस है, और आपके जो जीएस 2 का सिलेबस है, जनरल स्टडीज 2 का सिलेबस है, मेंस में जो जीएस 2 है, इसमें आईआर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन से। और पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है या अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित है, ये दोनों में कॉमन सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है। मतलब जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो सिमिलर है। तो अच्छा क्या होगा, अच्छा ये होगा कि ये तैयारी और ये तैयारी साथ में की जाए। जब हम साथ में तैयारी करेंगे तो हमारे दोनों पेपर जो है अपने आप ऑटोमेटिकली तैयार हो जाए। अब सवाल ये है कि जो जनरल स्टडीज में जो सिलेबस है, जो जीएस में सिलेबस दिया गया है, वो एक लिमिटेड सिलेबस है। मतलब उसका एक लिमिटेड है जो टॉपिक दिए गए हैं। और जो पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस में है, पीएसआईआर में है, वो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो जीएस में है, पीएसआईआर में नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पीएसआईआर में है, जीएस में नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो दोनों के लिए। तो अगर हम दोनों को मिला लें, एक साथ मर्ज कर लें दोनों को, और उसके हिसाब से उनको प्रिपेयर करें, तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है। अब सवाल ये होता है, पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि आईआर का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है और कहां से स्टार्ट करना है। राइट। तो सबसे पहले हमको जरूरी है कि हम ये जान के चले कि जीएस में क्या दिया है और पीएसआईआर में क्या दिया है, दोनों के सिलेबस में क्या है। तो मैं आपको यहाँ जो सिलेबस बता रहा हूं, ये एक ऐसा सिलेबस है जो जीएस में भी है और पीएसआईआर में भी है, और ऐसे भी हैं कि जो टॉपिक नहीं भी दिए गए हैं सिलेबस में, वो भी हमें कवर करने हैं। तो मैं आपको जो सिलेबस एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो सिलेबस स्टैटिक पोर्शन क्या है, और साथ में डायनेमिक हमको क्या तैयार करना है, कौन कौन सी चीजों पे हमें ध्यान देना है, उनका कॉम्बिनेशन है ये। तो हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे कि कैसे हमको तैयारी करनी है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा पहला जो टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन में होगा, वो होगा इंडियन फॉरेन पॉलिसी। देखिए, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इंडियन फॉरेन पॉलिसी ये पहला टॉपिक है। ये पहला टॉपिक, भारतीय विदेश नीति। अब आप सोचेंगे सर ये भारतीय विदेश नीति का मतलब क्या होता है। विदेश नीति का मतलब अगर हम बात करें तो जो फॉरेन पॉलिसी है, कि भारत आजाद हुआ था, भारत को जो आजादी मिली थी 1947 में मिली थी। राइट। तो उससे पहले भारत की जो विदेश नीति थी, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी, हम इंडियंस डिसाइड नहीं करते थे। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने का काम है वो ब्रिटिश एम्पायर करता था, क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था। लेकिन जब हम आजादी हमको मिली, तो आजादी मिलने के बाद हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने ये डीपीएसपी में डिसाइड कर दिया था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी, पीसफुल मेथड से होगी। कल भी मैंने आपको लेक्चर में ये बात बताई थी। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम फॉरेन पॉलिसी में क्या क्या चीजें देखेंगे, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें इसी को तैयार करना है कि आजादी के बाद जो फॉरेन पॉलिसी थी उसमें क्या था कि कोल्ड वॉर का समय चल रहा था। कोल्ड वॉर, अब आप बोलेंगे सर ये कोल्ड वॉर क्या होता है। इसे हम हिंदी में शीत युद्ध कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई वॉर नहीं होता है, इसमें कोई युद्ध नहीं होता है, इसमें कंपटीशन रहता है, प्रतिस्पर्धा रहती है। अब उस समय क्या था
उस समय यूएसए था और यूएसएसआर था, समझिए आप इस बात। और इन दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, मतलब जितने भी कंट्रीज थे या तो वो इस गुट में शामिल हो रहे थे या वो इस ब्लॉक में शामिल हो रहे थे। तो जब यहाँ पे एक ब्लॉक ये बन रहा था और एक ब्लॉक ये बन रहा था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है तो यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर की मैंने आपसे बात की। अब देखिए भारत इस समय आजाद हुआ, इंडिया को इस समय आजादी मिली। अब इंडिया को आजादी मिली तो इंडिया या तो इस ग्रुप में जाता या इंडिया इस ग्रुप में जाता, सोचो आप जरा। तो दोनों ग्रुप में जाने से क्या हो जाता है कि अगर हम इनके ग्रुप में शामिल हो जाते तो होता क्या, होता ये कि हम जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो यूएसएसआर के द्वारा ड्राइव होती, वो नेविगेट करते, मतलब हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, जो ये ग्रुप डिसाइड करता वही हमको मानना पड़ता। अगर हम इसमें शामिल हो जाते तो फिर क्या होता, फिर ये होता कि ये लोग जो डिसाइड करते हैं वही होता, और हम इस ग्रुप में शामिल होते तो इनके अगेंस्ट होते, और इस ग्रुप में शामिल होते तो इनके अगेंस्ट होते। तो हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो विदेश नीति है, उस समय हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी। तो नेहरू जी ने क्या डिसाइड किया, नेहरू जी ने ये डिसाइड किया कि हमें नेम की पॉलिसी अपनानी है। अब आप बोलेंगे सर ये नेम क्या होता है? नेम का मतलब होता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, मतलब हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो ये कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि हमने शुरुआत से देखा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे डिसाइड हो रही, हमारी जो विदेश नीति है वो कैसे डिसाइड हो रही। तो हमारी विदेश नीति के क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो हमें फॉरेन पॉलिसी में पहली बात ये तैयार करनी है कि हमारे फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या है। लिखो आप, हमारी फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स क्या है। प्रिंसिपल्स ये हमको तैयार करना है एग्जाम के लिए कि फॉरेन पॉलिसी के क्या सिद्धांत है और क्या प्रिंसिपल्स है। और सवाल यहाँ पे ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। विदेश नीति कैसे निर्धारित की जाती है, कि हम दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कैसे बनाएंगे, राइट, कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, तो ऐतिहासिक कारण होते हैं जिससे हमारी विदेश नीति डिसाइड होती है। इतिहास कैसा रहा। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें देखा जाता है जियो पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशंस, जियो पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशंस भी देखे जाते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसकी, तो इंडो पैसिफिक है। अब इंडो पैसिफिक आप बोलेंगे सर ये क्या होता है, मतलब इंडियन ओशन जो है और जो पैसिफिक ओशन है वहां पे जो सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि चाइना क्या हो रहा है, राइजिंग चाइना है, चाइना बहुत अग्रेसिव हो रहा है। चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पड़ोसी देशों के साथ उसके जो रिलेशन है बहुत टेंस है, भारत के साथ भी टेंस हुए हैं। तो ऐसी कंडीशंस में ये भी फैक्टर डिसाइड करता है कि भारत की विदेश नीति कैसी होगी, फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं अगर आपको बात करूं तो तीसरा होता है हमारा नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय हित, कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट में क्या है, हमारे राष्ट्रीय हित कहां पे है, उस हिसाब से जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी कि फॉरेन पॉलिसी जब आप आईआर की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले टॉपिक फॉरेन पॉलिसी तैयार करें, इसमें हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए।
इससे हम अपना अच्छा आंसर जीएस में भी लिख सकते हैं और पीएसआईआर में भी लिख सकते हैं। और अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम ऐसे में भी जरूरत पड़ती है, निबंध में भी जरूरत पड़ती है, तो वहां भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कौन सी नॉलेज कहाँ पे काम आ जाए, इवन हमारे इंटरव्यू में भी। चलिए ठीक है, तो हम बात क्या कर रहे हैं, हमें क्या तैयार करना है फॉरेन पॉलिसी में। सबसे पहले उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स तैयार करते हैं। प्रिंसिपल्स लिखे हैं बट हमें लिखना है फंडामेंटल प्रिंसिपल। दो चीजें हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मतलब बेसिक आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं। तो बेसिक आधारभूत जो सिद्धांत है या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले उसमें आता है नेम, जो कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। नॉन अलाइनमेंट की जो हमारी पॉलिसी है, तो नॉन अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है वो हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स है। अब हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है, ध्यान हमें ये रखना है कि नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी हमने लाई थी 1955 के आसपास, और अब जो है हम देखेंगे कि 2023 चल रहा है, तब की सिचुएशन में और अब की सिचुएशन में जो पोजीशन है वो काफी चेंज हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो आज की ये पॉलिसी है, क्या वो कंटिन्यू चल रही है, इस चीज पे हमें ध्यान देना है। क्या हम उसी चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं क्या। अब सवाल ये होता है, देखो मैं यहाँ पे इसके इसी के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एक तरफ आज भी रशिया है, देखिए एक तरफ आज भी रशिया है और एक तरफ आज भी यूएसए। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूएस की विजिट की। अब यूएस की विजिट की तो क्या हम यूएसए के साथ में हैं, नहीं, ये चीज आप ध्यान रखना। क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है कि हम अलाय नहीं बनते, हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं, हम कोई अलायंस नहीं बनाते हैं। अलायंस का मतलब क्या होता है, एक गुट बना लेना, एक ब्लॉक बना लेना। और गुट और ब्लॉक का मतलब क्या होता है, दूसरे के अगेंस्ट। तो हम ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। हमने बोला कि देखिए हम आपके डेवलपमेंट पार्टनर बन सकते हैं, हम आपके साथ रह सकते हैं, सब कुछ आपके साथ चलेगा, लेकिन हम गठबंधन के तौर पे अगर आप सोचेंगे तो ये बर्दाश्त, ये नहीं चलेगा, ये फॉरेन पॉलिसी में है ही नहीं, ये हमारा टेम्पलेट नहीं है। अभी अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने एक ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं नेटो प्लस, नेटो प्लस में शामिल होने के लिए बोला कि आप आइए इंडिया ज्वाइन कीजिए आप इसको, इसमें 5 कंट्रीज हैं। तो नेटो प्लस में बोला कि भारत शामिल हो जाए, भारत ने मना कर दिया कि भाई ये हमारा टेम्पलेट नहीं है, हम कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे। तो नेटो प्लस में हम शामिल नहीं होते हैं, हम किसी भी अलायंस में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन हमारा मल्टी इंगेजमेंट है, हम सबके साथ मिले जुले हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूएसए हो, राइट, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो पैलेस्टाइन हो। इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में बहुत झगड़ा है, लेकिन दोनों का दोस्त है भारत। देखिए आप कितनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी हमारी। और ये फॉरेन पॉलिसी क्या कहलाती है, बैलेंसिंग एक्ट, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये फॉरेन पॉलिसी क्या कहलाती है, बैलेंसिंग एक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हम बैलेंस बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये कह सकते हैं कि आज भी नेम का रिलेवेंस है, आज भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो मल्टी इंगेजमेंट से चल रही है, हम मल्टी अलाइन हो रहे हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात है भारत के सामने, देखिए आप, एक है ब्रिक्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं, एक है ब्रिक्स और एक है एससीओ और एक है देखिए क्वाड, एक है क्वाड। तो जो क्वाड है या जो इंडो पैसिफिक है, आप समझिए, आपको मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं उसको बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। समझाना मैं आपको ये चाहता हूं कि जो ब्रिक्स कंट्रीज है, ब्रिक्स कंट्रीज एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है।
ठीक है। अगर हम एससीओ की बात करेंगे तो एससीओ में भारत है, चाइना है, रशिया है। और चाइना और रशिया जिस ग्रुप में रहते हैं, आप समझ लो अमेरिका का एंटी है वो। सोचो आप, मतलब यूएसए जो है, ये जो क्वाड है, इस क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज है? इस क्वाड में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, भारत है, यूएसए तो है ही है। समझ में आया आपको? अब देखिए, ये वाला जो क्वाड है, राइट, ये क्यों बनाया है? ये इसलिए बनाया है कि इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है, अब इंडो पैसिफिक का मतलब है, मैंने आपको बताया, इंडियन ओशन। ठीक है। अब इंडियन ओशन के साथ साथ आप देखेंगे क्या हो गया, पैसिफिक। ठीक है, पैसिफिक ओशन। अब यहां पे आप देखेंगे कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन जो दोनों हैं, समझ में आ रहा है आपको? इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन जो दोनों हैं, वहां पर क्या हो रहा है? चाइना का डोमिनेंस हो रहा है। जो चाइना है उसका डोमिनेंस हो रहा है। चाइना के साथ, सबके साथ रिलेशन अच्छे नहीं है। चाइना अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, साउथ चाइना सी में अपना डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो भारत ने क्या किया है? भारत ने जो क्वाड है, भारत जो है, जो क्वाड है, क्वाड एक ऐसा ग्रुप है जिसमें, जो मैंने आपको 4 देश बताए, इसमें भारत भी शामिल है। अब भारत इसमें क्यों शामिल हुआ है? भारत इसमें इसलिए शामिल हुआ है ताकि चाइना का जो बढ़ता प्रभाव है उसको रोका जा सके इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। और इसमें ये कह सकते हैं कि ये कोई अलायंस नहीं है। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, क्वाड कोई अलायंस नहीं है, क्वाड कोई गठबंधन नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है तो क्वाड कोई गठबंधन नहीं है, अलायंस नहीं है। ये इसलिए हम शामिल हो रहे हैं ताकि हम चाइना के प्रभाव को रोक सकें, बट ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं। तो यहां पे हम किसके साथ हैं? यहां पे हम यूएसए के साथ खड़े हुए, देखो आप, क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित। और यहां पे अगर आप देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे क्या है? यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे इंडिया है। और इंडिया जो है वो ब्रिक्स में है और एससीओ में है। यहाँ इंडिया इन ग्रुपिंग में भी शामिल है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। और इन ब्रिक्स को और एससीओ को अमेरिका ये मान के चलता है कि हमारे एंटी हैं। मतलब इसमें चाइना और रशिया है, और चाइना और रशिया के साथ अमेरिका के रिलेशन अच्छे नहीं है। एक तरफ तो हम चाइना को घेरने के लिए यहाँ पे खड़े हुए, देखो, और दूसरी जगह हम इनके साथ खड़े हुए। भाई ये कैसी पॉलिसी है? ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है? अब देखो, इसी को हम कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट, राइट। और ये हमने यहाँ पे अलाइन भी नहीं बना, हमने यहाँ पे भी कोई अलायंस नहीं बनाया। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सहयोग कर रहे हैं। ब्रिक्स में हम हैं, एससीओ में हम हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी आप देख लो, भारत की फॉरेन पॉलिसी जहां भी उसके नेशनल इंटरेस्ट पूरे होते हैं, राष्ट्रीय हित पूरे होते हैं, भारत वहां शामिल होता है, साथ में होता है। तो ये है भारत की विदेश नीति, कितनी गजब की है। दो देशों के बीच में झगड़ा है, हम दोनों के दोस्त हैं। कहीं भी देख लो, ईरान के बीच में, राइट, सऊदी अरब के बीच में झगड़ा है, हम सऊदी के भी दोस्त हैं, हम ईरान के भी। पैलेस्टाइन के बीच में, इजराइल के बीच में झगड़ा है, हम उनके भी दोस्त हैं, हम उनके भी दोस्त। प्रधानमंत्री जब विजिट पे जाते हैं, पैलेस्टाइन भी चले जाते हैं, इजराइल भी चले जाते हैं, दोनों से ही दोस्ती कर लेते। ये है भारत की विदेश नीति। तो क्या कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि नेम की पॉलिसी क्या आज भी कंटिन्यू है? आपको कि नेम की पॉलिसी क्या आज भी कंटिन्यू है? तो आप क्या बोलेंगे? यस सर। आप यही बोलेंगे, यस सर।
अब बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई हम नेम की पॉलिसी को लेकर क्या चल रहे हैं, क्या फायदा क्या है, क्या इसके एडवांटेज क्या है। तो इसके बेनिफिट और एडवांटेज ये हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट है। देखो आप, अगर हम किसी भी कैंप में शामिल हो जाते हैं, राइट, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। देखो मैं एक स्टेटमेंट आपको बताता हूं कि हमारे जो नेहरू साहब हैं, नेहरू साहब ने क्या कहा था, वो स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। इंडियन पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था मार्च 1951 में, ऐसी चीजें आपको मेंस में आंसर राइटिंग में लिखनी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इससे हमारा जो आंसर होगा वो काफी अच्छा होगा। उन्होंने कहा था कि अलाइनिंग आवरसेल्व्स विद एनी पावर यू सरेंडर योर ओपिनियन, गिव अप द पॉलिसी you would normally pursue because somebody else wants you to pursue another policy। ये हमारे नेहरू साहब ने कहा पार्लियामेंट। तो ऐसे आप अगर आंसर में लिखेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। मतलब नेहरू साहब ये बोल रहे हैं कि देखिए भाई, हम किसी के ग्रुप में शामिल होंगे तो होगा इससे ये कि पॉलिसी वो डिसाइड करेंगे, और साथ ही साथ जो है हमें उनकी पॉलिसीज के अंडर काम करना पड़ेगा, और हमारी वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी। क्या ये क्लियर है? और मुझे लगता है कि ये फॉरेन पॉलिसी में तो ठीक है, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं लगता आपको? यही होता है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन। व्यक्तिगत जीवन में भी हम अपने परेशानियों को सॉल्व करने के लिए इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं लगता बेटा? अच्छा रहेगा कि नहीं? अच्छा, अब हम आगे बात करेंगे। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इंडिया इंप्लीमेंट्स इट्स प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट इन द फॉलोइंग वेज। मतलब किस तरीके से नॉन अलाइनमेंट जो है, किस तरीके से जो है इंडिया इंप्लीमेंट कर रहा है, क्यों इंप्लीमेंट कर रहा है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन होगा आपका। तो उसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमें लिखना है कि स्ट्रेटेजिक जो है ऑटोनॉमी, है ना। कारण क्या है? रणनीतिक हमारी जो क्या होगी, जो स्वायत्तता है वो बनी रहनी चाहिए, इसलिए भारत नेम को लेकर चलता है। मुझे लगता है ये बात समझ में आई होगी। तो ये हेडिंग आपको लिखनी है, ये हेडिंग आपको लिखना है, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो रणनीतिक स्वायत्तता है वो बनी रहनी चाहिए। अगर हम किसी मिलिट्री अलायंस में शामिल होते हैं या किसी पावर ब्लॉक में हम शामिल होते हैं, तो इससे हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित है, वो क्या होंगे, नुकसान पहुंचेगा। अब यहाँ पे हम लोग इस पॉलिसी को जो लेके चल रहे हैं, जो मल्टी अलाइनमेंट, क्या है, मल्टी अलाइनमेंट है, मल्टी अलाइनमेंट है, उसको हम लेके चल रहे हैं। तो मल्टी अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो इंडिया है वो क्या कर रहा है, इंडिया शुड बेनिफिट फ्रॉम एज मेनी टाइज, राइट, एज पॉसिबल। मतलब जितने भी देशों से हम चाहें उनसे हम फायदा ले सकें। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया था कि हम क्वाड से भी फायदा ले रहे हैं, हम ब्रिक्स से भी फायदा ले रहे हैं, हम एससीओ से भी फायदा ले रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, भारत की जो विदेश नीति है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, जिसको आप इसमें थोड़ा सा इसको डायनेमिक बनाना है। डायनेमिक कैसे बनाना है? डायनेमिक ऐसे बनाना है कि इसमें करंट कॉन्टेक्स्ट में आपको एग्जांपल्स देने हैं, वर्तमान संदर्भ में, आज के कॉन्टेक्स्ट में जो नई नई चीजें चल रही हैं, जब आप उन एग्जाम्पल को लिखोगे तो आपका आंसर जो है वो काफी अच्छा होगा। इंडिया क्या कर रहा है, अपने रिलेशंस को डाइवर्सिफाई कर रहा है। अब देखो, जिसका इंटेंशन रिलेशन अच्छे मेंटेन करने का है ही नहीं, जिसकी नियति अच्छी नहीं है, उसके लिए आप कितनी भी कोशिश करो अच्छे हो ही नहीं सकते। अब पाकिस्तान है, हम सोचे कि पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान कभी उसका इंटेंशन ही नहीं है। तो इंटेंशन क्या कर सकते हैं आप?
चाइना है, चाइना के साथ हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे रिलेशन अच्छे बने, लेकिन इसको इंटेंशन ही नहीं है, और जब इंटेंशन नहीं होगा तो फिर आप कोई भी काम कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनमें हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल जो है नेम है, और नेम को अच्छे से तैयार करना है। नेम को जब आप अच्छे से तैयार करेंगे तो इसमें से आपको पोटेंशियल क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या इसका रिलेवेंस क्या है आज, राइट, आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे रिलेवेंस है, क्या महत्व है इसका। तो ये सब चीजों को भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में इसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है ये रेज हो सकता है। आगे हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, एक्टिव डिप्लोमेसी। एक्टिव डिप्लोमेसी, अब आप सोचेंगे सर ये एक्टिव डिप्लोमेसी क्या होता है, एक्टिव डिप्लोमेसी का क्या मतलब है। तो एक्टिव डिप्लोमेसी का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप देखेंगे एक्टिव डिप्लोमेसी का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया और यूक्रेन का वॉर है, तो रशिया यूक्रेन की वॉर में हम न्यूट्रल नहीं है कि साहब हम ना तो रशिया की तरफ है ना हम यूक्रेन की तरफ है। ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, अरे यार इंडिया तो न्यूट्रल है, इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। आज भारत एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर के रूप में सामने आ रहा है। आप समझिए, दुनिया में एक विश्व शक्ति बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। इसलिए सारे देश ये जान के चल रहे हैं कि जो ग्लोबल इश्यूज हैं, जो वैश्विक मुद्दे हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म्स हो, वो जितनी भी चीजें हैं जो भी चल रही, फूड सिक्योरिटी, राइट, सप्लाई चेन, सभी में भारत की आज इंपॉर्टेंट जरूरत है। बिना भारत को साथ में लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये सारी दुनिया सोच रही। और भारत जो है सभी इश्यूज पे, जितने भी ग्लोबल इश्यूज हैं, भारत उसमें अपने आगे हमेशा स्टैंड करता है। भारत का इतना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है कि भारत ग्लोबल साउथ में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ग्लोबल साउथ का मतलब वो देश हैं जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता है। अब गरीब आदमी की बात कौन सुनेगा, कोई बुलाता तक तो है नहीं। तो गरीब आदमी का मतलब क्या हो गया, अफ्रीका के देश, अफ्रीका यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। और भारत क्या कर रहा है, भारत जो है वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है। भारत ने अभी एक समिट बुलाई थी, ग्लोबल साउथ समिट, जिसमें सारे जो, ऐसा है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा देता हूं कि ये हमारी पृथ्वी है, और इस पृथ्वी में ये इक्वेटर है, 0 डिग्री और 0 डिग्री, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं। इसके ऊपर के जितने भी देश हैं, जो नॉर्थ कंट्रीज हैं, नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो सब डेवलपिंग कंट्रीज है, कुछ कुछ छोड़ दिया जाए तो। यहाँ पे आप यूएसए भी देख सकते हैं, यूरोप देख सकते हैं, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, साउथ अमेरिका। यहाँ पे क्या है, अफ्रीका। उसके बाद फिर एशिया है। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं, मतलब ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं, एक्चुअली क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है ग्लोबल नॉर्थ को लेके और ग्लोबल साउथ को लेके। वो सारे लोग डेवलप हो चुके हैं। कौन, जो नॉर्थ में कंट्रीज हैं, अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ के लोग, यहाँ के जो कंट्रीज हैं उनको क्या बोलते हैं, डेवलप कंट्री। और हम लोग अभी किस कंडीशन में, डेवलपिंग में, विकसित। कुछ विकसित है, कुछ विकासशील है, और कुछ तो अंडर डेवलप है। कुछ तो इतने अंडर डेवलप हैं कि उनके पास बेसिक नीड्स भी नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो एक गैप बना हुआ है पूरी दुनिया में, उस गैप को फिल करने के लिए जो साउथ के कंट्रीज हैं, राइट, ये साउथ के कंट्रीज हैं, ये अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशियन कंट्रीज हो गए, इन्होंने नॉर्थ के कंट्रीज से ये कहा कि भाई ऐसा करते हैं, ये जो गैप है इसको हमें फिल करना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बातचीत करते हैं। मतलब क्या, मतलब कहने का मतलब है
नॉर्थ साउथ डायलॉग, मतलब उत्तर दक्षिण वार्ता, ऐसा करते हैं हम लोग, लेकिन नॉर्थ के लोग सुनने को तैयार ही नहीं है। उनको क्या पड़ी है? तो इन लोगों ने कहा देखो भाई ऐसा है, ये वाले तो सुन नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम आपस में ही बातचीत करते हैं, चलो हम आपस में ही कॉपरेशन करते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं साउथ साउथ कॉपरेशन। बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। साउथ साउथ कॉपरेशन का मतलब क्या हो गया कि दक्षिण के देश एक दूसरे से सहयोग करें। ये सब गरीब देश है, ये सब पिछड़े देश है, इनकी आवाज कहीं नहीं है। अगर आप यूनाइटेड नेशंस में देखोगे तो यूनाइटेड नेशंस में कोई भी अफ्रीकन कंट्रीज ऐसा नहीं है जिसको यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबरशिप हो। G20 में भी इनको मेंबरशिप नहीं है। सोचिए आप, अफ्रीका में 54-55 कंट्रीज हैं लगभग, लेकिन इनको किसी को भी क्या नहीं है, मेंबरशिप नहीं मिला हुआ। तो ये जो पक्षपात है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, तो भारत ने ये डिसाइड किया है कि भारत G20 का अभी क्या है, G20 की अध्यक्षता चेयरमैनशिप है। सितंबर 2023 में भारत में समिट होने वाली है, और जो भारत में समिट होने वाली है G20 की, उसमें भारत ने मुद्दा उठाया है कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में आप शामिल कीजिए। मतलब G21 के नाम से जाना जाएगा, अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल होता है। तो और ये मोदी जी ने अपने यूएस विजिट के दौरान ये बात उठाई कि भाई इन लोगों को शामिल करो आप, और बाइडेन साहब माने इस बात को। बाइडेन साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, हम करेंगे इस बात का सपोर्ट। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नेता के रूप में सामने आ रहे हैं, एक लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं गरीब देशों को, पिछड़े देशों को। हम उनकी आवाज बन रहे हैं, वॉइस बन रहे हैं। समझ में आया आप इस बात को? जब हम उनकी आवाज उठा रहे हैं, जब उनके मुद्दे उठा रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं ये कंट्रीज हमारे पीछे लग जाएंगे कि हाँ भाई आप अच्छे इंसान हैं, आप मेरी बात तो कम से कम उठा रहे हैं, कोई तो सुनता नहीं है। आज भारतीय प्रधानमंत्री इजिप्ट गए, और इजिप्ट में भी ऐसा ही हुआ। इजिप्ट को पता है, इजिप्ट को हमने एक कह सकते हैं कि गेस्ट के रूप में इनवाइट किया हुआ है G20 के समिट में, और हम पूरे दक्षिण की आवाज बने हुए। तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आप देख सकते हैं कि हमारी एक एक्टिव डिप्लोमेसी बनी हुई है। ये चीज मैं प्रूव कर रहा था आपको, ये पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि भारत हर जगह क्या कर रहा है। अभी एक हमने क्या बनाया है, एक हमने ISA बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्यों बनाया? क्योंकि इसलिए बनाया कि आज क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है। आप अगर आप देखेंगे तो ये जो कह सकते हैं यहाँ पे ऊपर और नीचे, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ऊपर एक कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। इनके बीच में जो कंट्रीज लोकेटेड है, या हमेशा सूर्य की जो सन का जो प्रकाश है, एनर्जी वो रहती है, इसको हम सोलर एनर्जी कह सकते हैं। आगे आने वाले समय में आज फॉसिल फ्यूल हमारे लिए कितने परेशानी बने हुए हैं, ग्रीन हाउस का इमिशन होता है उनसे, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम चल रही है, क्लाइमेट चेंज। तो भविष्य का फ्यूचर प्लान ये है कि हम सोलर एनर्जी पर सारे कंट्रीज शिफ्ट हो जाएं, और सारे कंट्रीज जो यहां पर जो काम करेंगे, ये जो सोलर एनर्जी से हम बिजली बनाएंगे, ये हम इधर भी सप्लाई करेंगे और इधर भी सप्लाई करेंगे। तो भारत यहां पर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यहां पे यही है कि हम लोग एक एक्टिव डिप्लोमेसी है भारत की। क्या क्लियर है? अभी आंसर जो भी बनेंगे, वो आंसर कैसे बनेंगे, जब आप करंट कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल रिलेशन को देखते जाएंगे, ऑब्जर्व करते जाएंगे, तब आप अच्छे से अच्छे आंसर लिख पाएंगे। ये इसका कंक्लूजन है। इसका आंसर और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पावर। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में बैलेंस ऑफ पावर।
बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? शक्ति संतुलन। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है शक्ति संतुलन। अब देखिए, सबसे सवाल इंपॉर्टेंट ये बात का है कि दुनिया है, ये जो पूरी ग्लोब है, ये पूरी दुनिया है, इस दुनिया में पहले दो ध्रुव हुआ करते थे। कौन? एक यूएसए और एक यूएसएसआर। मतलब पूरी दुनिया दो शक्तियों के बीच में बटी थी। ये दो ही पूरी दुनिया पर राज कर रहे थे, ऐसा समझ लो आप। तो इसको हम बोलते हैं हमेशा, जब पूरे दुनिया दो भागों में बटी हो, दो पावर हो, तो उसको हम बोलते हैं बाइपोलर। ध्यान रखना है, ये कुछ टर्म है आईआर में जो आपको लिखने पड़े। मतलब द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था, बाइपोलर। तो क्या इस बात को आप समझे कि बाइपोलर का मतलब क्या होता है? उसी तरीके से अगर यहां पे क्या हुआ, यहां पे जो यूएसएसआर है वो कोलैप्स हो गया, उसका विघटन हो गया। जब उसका विघटन हो गया तो क्या हो गया? सेंट्रल एशियन की कंट्रीज, सेंट्रल एशिया की कंट्रीज अलग हो गए, फिर रशिया हो गया। मतलब यूएसएसआर क्या हो गया? विघटित हो गया, विखंडन हो गया उसका। तो यहाँ पे क्या शक्ति बनी? यूएसए। फिर कैसा विश्व हो गया? बाइपोलर की जगह यूनिपोलर। यूनिपोलर, बात समझ में आ रही है आपको? यूनिपोलर। और यूनिपोलर का मतलब होता है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था। अब जब एक ही शक्ति का पूरी दुनिया में डोमिनेंस होगा तो क्या करेगा वो? जिस पे चाहे बम फेंक दे, जिसके चाहे सरकार गिरा दे, जिसको चाहे बंदूक दिखा दे, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो ये बड़ा घातक रहता है, ये पूरे जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके लिए अच्छा नहीं है। तो भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है मल्टीपोलर वर्ल्ड। ध्यान रखना है आपको हमेशा, भारत क्या चाहता है? मल्टीपोलर वर्ल्ड। बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था चाहता है भारत। अब आप बोलेंगे कि सर ये बहुध्रुवी विश्व व्यवस्था क्या होता है, मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है? जिसमें जो शक्तियां हैं वो कई देशों में बटी हुई हो, किसी एक देश के पास में। क्या समझे आप? अगर शक्ति दो देशों के पास है तो बाइपोलर हो गया। शक्ति अगर एक देश के पास है तो वो यूनिपोलर हो गया। और शक्तियां अगर बहुत सारे कंट्रीज के बीच में बटी हुई हैं तो क्या हो गया? मल्टीपोलर। तो भारत हमेशा ये चाहता है कि पूरी जो दुनिया है वो मल्टीपोलर रहे। अब आप सोचेंगे सर मल्टीपोलर में क्या फायदा है? मल्टीपोलर में फायदा ये है कि जब बहुत सारी शक्तियां होती हैं तो वहां पे बैलेंस ऑफ पावर को देखा जाता है, शक्ति संतुलन को देखा जाता है। अब जैसे मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इंडो पैसिफिक की बात बताई। अब इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या हो रहा है? रशिया का, सॉरी, चाइना का डोमिनेंस हो रहा है। चाइना पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना हुआ है। तो अगर चाइना का डोमिनेंस ज्यादा हो जाएगा, इधर हमारे साथ गलवान में क्या हुआ? हमारे साथ लड़ाई हुई उसकी, राइट? हमारा जो रिलेशन टेंस हुए, अभी रिलेशन अच्छे चल नहीं रहे हैं। अब नियति तो नियति होती है, नियति तो उसकी बुरी है ही। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आज हम डिफेंस के लिए रशिया पर 60% अपने आर्म्स के लिए रशिया पर डिपेंडेंट है। आप सोचो, रशिया में बगावत हो गई थी। अब रशिया में बगावत हो गई थी, कोई दूसरा आ जाता तो फिर भारत के रिलेशन कैसे होते? क्या पता भाई, अगला आदमी आया कैसा आया क्या मालूम। जब उनके खुद के घर में प्रॉब्लम चल रही है तो भारत के लिए तो प्रॉब्लम हो ही जाएगी ना। क्योंकि नए आदमी से रिलेशन बनाना कैसा होगा, क्या होगा, और उनके यहाँ ही जब स्टेबिलिटी नहीं है तो हमें क्या हेल्प कर पाएंगे वो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भारत ये चाहता है
भारत की फॉरेन पॉलिसी ये है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड रहे और हम दुनिया में पावर बैलेंस कर पाए। इसलिए पावर बैलेंस करने के लिए हम यूएसए के पास जा रहे हैं, या यूएसए हमारे पास आ रहा है, क्योंकि यूएसए ये चाहता है कि इंडो पैसिफिक में, इस क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है। हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारे यहां सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, चाइना से भी हम आगे निकल गए। तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका का सोच ये है, अमेरिका ये चाहता है कि हमारे भारत के साथ रिलेशन अच्छे रहे, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सके। और हम भी चाहते हैं कि हम भी चाइना को काउंटर कर सके। कल को कुछ प्रॉब्लम हो तो कम से कम यूएस जो है हमारा दोस्त तो रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि यूएसए कभी मुसीबत होगा तो हमारा दोस्त होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, दोस्ती तो यूक्रेन के साथ भी थी यूएसए की, लेकिन क्या हुआ? तो इसलिए खुद पे भरोसा करना चाहिए। कंक्लूजन यहाँ पे यही है, दोस्त बाद में आएंगे, पहले हमारी कैपेबिलिटीज बड़ी बननी चाहिए। और हमारी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति यही है कि हम किसी प्रकार से क्या कर सके, चाइना को काउंटर कर सके। ये भारत की विदेश नीति है, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है। शायद आप इस बात को समझ रहे होंगे। क्यों बेटा? अब हम आगे देखेंगे तो मतलब हम हमेशा क्या चाहते हैं, बैलेंस ऑफ पावर में हम ये क्या चाहते हैं कि बैलेंस चाहते हैं, किसी सिंगल पावर का डोमिनेंस ना हो। यही बैलेंस ऑफ पावर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पावर? बैलेंस ऑफ पावर मीन्स प्रिवेंट द डोमिनेंस ऑफ एनी सिंगल पावर। क्लियर? उसके बाद हम देखेंगे कि हम पूरी दुनिया में, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, पूरी दुनिया में हम क्या कर रहे हैं। हम डेवलपमेंट का जो कॉपरेशन है, डेवलपमेंट के लिए जो सहयोग है, उसको हम फोकस करते हैं। हम जहां भी डेवलपमेंट की बात आती है हम आगे खड़े हो जाते हैं, सहयोग की बात आती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी ब्लॉक में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये सब चीजों को, इस सब चीजों से हमें क्या फायदा मिल रहा है, हम क्या समझ रहे हैं? हम इससे ये समझ रहे हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जरूरत है, जो हम कर रहे हैं इस समय। हम नैम की जो पॉलिसी अपनाए हुए हैं, हम इंगेजिंग, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, ध्यान रखना, इंगेजिंग विद यूएसए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंगेजिंग विद यूएसए एंड अश्योर रशिया। मतलब हम यूएसए के साथ चल रहे हैं, लेकिन रशिया को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहीं तो ऐसा तो नहीं कि भारत यूएसए के साथ मिल गया। तो सेंटेंस क्या यूज करना है? इंगेजिंग विद यूएस एंड अश्योरिंग रशिया। देखिए, ऐसे कुछ पॉइंट जब आप बेंच में लिखेंगे तो उनको आप अंडरलाइन करेंगे। हमारी फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नेशनल इंटरेस्ट, राइट? भारत का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सिक्योर हो, और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। अब इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कैसा है कि अमेरिका ने बोला कि भाई आ जाओ, हम आपको इनवाइट कर रहे हैं नेटो प्लस में। भारत ने कहा नहीं, ये टेम्पलेट हमसे नहीं जुड़ता है, हम अलायंस वाली बात में कभी भी पीछे हट जाते हैं, ये तो हम नहीं करेंगे। ये हमारा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। नहीं तो बोलते हैं अरे अमेरिका, आप ही माई बाप हैं, आप तो पूरी दुनिया के सुपर पावर है, चलो हम आपकी बात मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। इंडिया इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, इंडिया का जो प्रोसेस है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, हम स्वतंत्र रूप से निर्णय लेते हैं। जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया, तो युद्ध किया, तो उस समय पूरे वेस्टर्न कंट्रीज जो है एक हो गए। सब रशिया को देखने लगे, अरे ये बेकार इंसान है, हटाओ उसको, उड़ाओ उसको। मतलब सैंक्शन लगाओ उसको, सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए। और वेस्टर्न कंट्रीज ये सोच रहे थे कि जो हम कर रहे हैं भारत भी वैसे ही करे। लेकिन हमारे विदेश मंत्री साहब ने क्या कहा कि अमेरिका और यूरोप के जो लोग हैं, वहां का जो कह सकते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स होते हैं, वहां की जो सरकारें होती हैं, वो क्या सोचते हैं
कि अमेरिका और यूरोप की जो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया की प्रॉब्लम। बात समझ में आई आप? अमेरिका और यूएसए की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। हम हमारे रिलेशन कैसे होंगे ये हम डिसाइड करें। आपको मालूम होना चाहिए कि 1971 में एक वॉर हुआ था बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के वॉर के समय अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। उस समय हमारी इंदिरा गांधी जी थी, प्रधानमंत्री थी उस समय। उन्होंने रशिया के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी की 1971 में। तो रशिया ने हमें ऐसे ऐसे टाइम पे कॉपरेट किया है, ऐसे ऐसे टाइम पे सहयोग किया है जब हमें जरूरत थी। तो क्या हमें ऐसे देश को छोड़ना चाहिए? वो ऑल वेदर फ्रेंड रहा है हमारा। तो मतलब ये सब चीजें इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती ही हैं। तो इसलिए हम हमेशा ये मान के चल रहे हैं कि रशिया के साथ जो रिलेशन है हमारे आज जो बने हुए हैं, तो अमेरिका के साथ संबंध, अमेरिका के साथ रिलेशन कहीं नहीं कहीं रशिया की कीमत पर नहीं होंगे। और हमारे जो रिलेशन है आज, वो रिलेशन सबके साथ बने हुए हैं, सबके साथ अच्छे हैं। और हमने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाई है, और हमने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के तहत हमने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा है, तेल खरीदा है। पूरी दुनिया के लोग बोल रहे थे कि रशिया के साथ, रशिया को बॉयकॉट करो, आप रशिया से ऑयल क्यों खरीद रहे हैं? भारत ने फिर भी खरीदे, भारत ने फिर भी परचेज किया। तो ये एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी भारत के, ऐसे एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं। आगे बात करें, अगर हम आगे बात करेंगे तो एक सिद्धांत है पंचशील। एक सिद्धांत है पंचशील, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहला मैंने क्या बताया? नेम। अब नेम को डिस्कस कर रहे थे तब से। अब किसकी बात कर रहे हैं? फॉरेन पॉलिसी बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो हमने सबसे पहले इसको डिस्कस किया, अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स, ये हमारा बेसिक सिद्धांत। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंचशील? पंचशील मीनिंग 5 प्रिंसिपल्स। इसका मतलब है 5 प्रिंसिपल्स। तो मीनिंग है 5 प्रिंसिपल्स, 5 सिद्धांत। अब वो 5 सिद्धांत कौन से हैं उसको हम देखेंगे। तो ये मतलब सीधी सी बात है कि पीसफुल जो को एग्जिस्टेंस है, इसमें आगे लिखेंगे पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम कहते हैं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। मतलब हमने क्या किया था 1954 में? हमने 1954 में एक ट्रीटी साइन की थी, एक हमने एग्रीमेंट साइन किया था, समझौता किया था 1954 में। ध्यान रहेगा आपको, 1954 में हमने एक समझौता किया था। और वो समझौता हमने जो किया था वो हमने चाइना के साथ किया था। चाइना के साथ हमने क्या समझौता किया था? देखिए, हम आजाद हुए थे, और आजादी के बाद हमारे नेहरू साहब ने ये बताया, नेहरू साहब ने कहा कि देखो ऐसा है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ में अच्छे संबंध स्थापित करेंगे और हम अच्छे से रहेंगे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ये हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया। क्या क्लियर हुआ? इसी को हम बोलते हैं पंचशील।
और इस पंचशील के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, उस 5 प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। इसका जो पहला प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल है म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर। म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे। ये पहला प्रिंसिपल हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की हमने बात की। क्या बात की? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात। अब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जो हमने बात की यहाँ पे क्या है कि मतलब आपका जो क्षेत्र है, आपका जो क्षेत्र है उसकी हम क्या करेंगे, उसकी हम इज्जत करेंगे, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अखंडता, आपका जो क्षेत्र है उसमें हम कोई क्या नहीं करेंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सम्मान करेंगे उसका। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूक्रेन का जो क्षेत्र है, यूक्रेन का जो एरिया है, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट किसने नहीं किया? रशिया ने नहीं किया। रशिया ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। बात समझ में आ रही है आपको? तो यही जो है, ये कह सकते हैं कि भारत का जो सिद्धांत है उसमें ये कहा गया है कि हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करें। उसके बाद हम सॉवरेनिटी की बात करें। सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? संप्रभुता। और जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, इसका मतलब क्या है कि आप अपने डिसीजंस इंडिपेंडेंट ले रहे हैं और मैं भी अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहा हूं। आप मेरे अंडर में नहीं, मैं आपके अंडर में नहीं। और यहां पे नॉन अग्रेशन की पॉलिसी है। नॉन अग्रेशन का मतलब आप हमारे खिलाफ अग्रेशन नहीं करेंगे, हम आपके खिलाफ अग्रेशन नहीं करेंगे। और नॉन इंटरफेरेंस, आप हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे और आपके मैटर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस। भारत आज भी ऐसा ही करता है। जब इंटरनल, और अमेरिका की पॉलिसी क्या है कि वो इंटरनल मैटर में चौधरी बन जाता है, वो चौधरी आके बैठ जाता है, बताओ साहब क्या प्रॉब्लम, हम सॉल्व करेंगे। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ये है कि कहीं भी कुछ हो जाए वो चाचा जी बन जाते हैं, वो ताऊ जी बन जाते हैं कि साहब हम आ गए हैं, अब हमारे पर छोड़ दो, हम देखेंगे इसको। और फिर देश बर्बाद हो जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मिडिल ईस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है। और हम क्या बात करेंगे, हम इंटरनल अफेयर्स में आपको, इंटरनल अफेयर्स जो आंतरिक मामले हैं उनमें हम आपको क्या नहीं करेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम समानता की बात करेंगे और हम शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये पीसफुल एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण जो सह अस्तित्व है, उस मुद्दे को आप ठीक से समझ पाए हैं कि भारत की विदेश नीति क्या है। तो भारत की विदेश नीति के प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन नेम से पूछा ही जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट पंचशील है, 5 प्रिंसिपल्स। और 5 प्रिंसिपल्स में ही आता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। 5 प्रिंसिपल्स में ही आता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए बेंच के लिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस remain the cornerstone of India's foreign policy. Comment. Peaceful coexistence remain the cornerstone of India's foreign policy. Comment.
शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भारत की विदेश नीति की आधारशिला है, टिप्पणी करें। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बन गया, जो मैंने आपको पढ़ाया यहीं से आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन है इंडियाज प्रिंसिपल ऑफ पंचशील shapes its foreign policy. India's principles of Panchshil shapes its foreign policy. अब देखो सवाल यहाँ पे ये है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जब पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बारे में आपसे पूछा जाए कि भारत की विदेश नीति में है या नहीं है, बताओ, उसको एक्सप्लेन करो इसको। तो आप एग्जामिनर को ये बताने की कोशिश करेंगे कि भारत का शुरुआत से ही भारत की पॉलिसी यही रही, फंडामेंटल, नेहरू के समय से, और आज भी कंटिन्यू है। सिंपल आंसर बता रहा हूं, मेन पॉइंट बता रहा हूं जहां पे आपको सीधा सीधा लिखना है। आप बता सकते हैं कि भारत ने आज तक किसी भी कंट्री पर अटैक नहीं किया भारत ने आज तक, बताओ, जबकि भारत ने ही युद्ध देखा है। क्यों? 1962 चाइना वॉर। आप क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 1962 का क्या हुआ? चाइना वॉर हुआ। 71 में क्या हुआ? पाकिस्तान का वॉर हुआ। पाकिस्तान की तरफ से कारगिल के वॉर को लिख सकते हैं आप। तो मतलब एक्सप्लेनेशन आप ये देंगे कि देखिए भारत के ऊपर खुद युद्ध जो है, वॉर जो है इंपोज किए गए, लेकिन भारत ने आज तक किसी के साथ युद्ध नहीं किया। पाकिस्तान के साथ इतना प्रॉब्लम रहा टेररिज्म को लेके, आतंकवाद को लेके, लेकिन फिर भी भारत ने युद्ध नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट, ठीक है, ये बता देना आप, ठीक है। मतलब कोई आदमी का कहीं प्रॉब्लम है तो उतने एरिया में जहां प्रॉब्लम उसको सही कर देना, ना कि पूरे आदमी को मार देना। तो हमने क्या किया, जहां टेररिस्ट कह सकते हैं कि ग्रुप्स थे, कैंप थे, उनको उड़ा दिया हमने। इंपॉर्टेंट बात है, इसी तरीके से आपको लिखना है, फिर आगे बताना है उनको कि जहां जहां भी यूएस जो पीस मिशन है पूरी दुनिया में, शांति के लिए जो मिशन भेजे जाते हैं यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, भारत उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। यही तो मतलब होगा पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हमारी विदेश नीति में है। एग्जांपल दे रहा ना, हम बता रहे हैं, देखिए इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में इतना झगड़ा हुआ, हमेशा हमने बात की कि भाई बातचीत करो और बातचीत के द्वारा मैटर को रिजोल्व करो। लड़ाई झगड़े से कुछ होने वाला नहीं है। रशिया की बात करते हैं, पुतिन साहब से मिले मोदी साहब, प्रधानमंत्री जी ने कह सकते हैं कि पुतिन साहब को बोला कि देखो ये जो इरा है, ये जो युग है, युद्ध का नहीं है। पुतिन साहब से कहा अगर आपका प्रॉब्लम है आप बातचीत से रिजॉल्व कीजिए, आप निगोशिएशंस कीजिए, आप डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट कीजिए। कोई पीस प्रोसेस की जरूरत है, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन लगता है तो बताइए, हम आगे तैयार हैं। पुतिन साहब के साथ बातचीत, पुतिन साहब को देखो सीधी सी बात है, भारत कभी भी किसी को डायरेक्टली टारगेट नहीं करता है। आप पुतिन से बोलते नहीं यार तुमने तो बहुत बेकार काम किया है, ये क्या तुमने अच्छा काम नहीं किया यार, तुम ऐसे दोस्त हो मेरे, वो पुतिन साहब चिढ़ जाते हैं, नहीं चिढ़ जाते। हमने आलोचना की नहीं। यूक्रेन के जेलेंस्की हैं, उनसे प्रधानमंत्री मोदी जी फोन पे बात करते हैं, हाँ यार टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ध्यान रखना चाहिए था, सॉवरेनिटी का ध्यान रखना चाहिए था, डिप्लोमेसी की बातचीत के जरिए आपका मैटर सुलझाना चाहिए था। तो हम किसी की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं, हम किसी की कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं
पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांति बनाए रखो भाई, ठीक है। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे नहीं हैं, ठीक है। हाँ, नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी उनकी, अहिंसा परमो धर्मा। तो आज भी हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में इस चीज को देख रहे हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इन सब में क्या चीज रिफ्लेक्ट होती है? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। अब पहला क्वेश्चन था कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी का क्या बेसिक प्रिंसिपल है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस? जी हाँ, एग्जाम्पल से बता दिया मैंने आपको। आप आगे भी लिख सकते हैं, आगे बता सकते हैं उनको। क्या बता सकते हैं? आप उनको ये बता सकते हैं कि देखिए कि हमारे जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो हमने उनको बताया था 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही हमने अपने सारे पड़ोसी देशों को बुलाया कि साहब आपके साथ हमारी जो है दोस्ती रहेगी। पीसफुल को एग्जिस्टेंस है। पाकिस्तान को बुलाया, तुम भी आ जाओ, नौता है तुम्हारा, निमंत्रण है, आ जाइए, पार्टी मिलेगी। पाकिस्तान आ गया और सबको मैसेज दे दिया कि हम सबके साथ दोस्ती चाहते हैं भाई, सरकार हमारी बन रही है। अब हमारी जो पॉलिसी है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, पड़ोसी पहले। और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ही तो है। हमने नेपाल के साथ अपने अच्छे रिलेशन कर लिए, बांग्लादेश के साथ में हमारे बहुत सारे डिस्प्यूट थे बाउंड्री को लेके, हमने आराम से रिजोल्व किए बातचीत करके। उनके यहाँ लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ है उनका, हमारा बांग्लादेश का और भारत का। और नेपाल से तो हमारे कब के रिलेशन है यार, तब समुद्र से गहरे हैं, हिमालय से ऊंचे। बेटी बेटी का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। नेपाल में बहुत सारे लोग शादियां करते हैं। और नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, लोग घूमने जाते हैं नेपाल। और सोचो, नेपाली भाषा को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है, और क्या सोचेंगे आप? इतने अच्छे रिलेशन, स्पेशली गोरखा रेजिमेंट में गोरखा लोगों को ही कह सकते हैं कि फौज में भर्ती किया जाता है। अब अलग बात है कि मोदी जी अग्निवीर योजना लेके आ गए, ठीक है, तो उन्होंने उसमें चेंज कर दिया, वो अलग बात है। और दूर क्यों जाते हो? भगवान राम के ससुराल भी वही है, बोलो। और ससुराल और मायके का रिलेशन कैसा होता है ये तो आपको पता ही है। तो मतलब हमारे जो टाइज हैं वो कल्चरल टाइज है, सांस्कृतिक संबंध है। हम उसको छोटे भाई की तरह देखते हैं। अब छोटे भाई थोड़ा होता है कभी कभी, दिमाग फिर जाता है कभी कभी, चाइना भड़का देता है। अब चाइना भड़का देता है, बोलता है तुमको पैसे दूंगा, तुम्हारे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दूंगा, एयरपोर्ट बना दूंगा, सड़कें बना दूंगा, मेट्रो ले आऊंगा। श्रीलंका के साथ भी उसने वैसे ही किया। तो श्रीलंका को क्या किया? बाद में हाथ में कटोरा मिल गया श्रीलंका को, कर्ज में फंसा दिया उसने श्रीलंका को। नेपाल के साथ भी उसकी वही पॉलिसी है। पाकिस्तान को तो उसने भिखमंगा बना दिया। हाँ, पाकिस्तान को बोला ये कर लो वो कर लो, बस हाँ 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 करता रहा। और आज देखो, डुबा दिया उसको। मालदीव को डुबाने वाला था, मालदीव को भी बहुत सारा पैसा दे रहा था, वो तो भारत बीच में चला गया। और भारत ने कहा भैया जो तुम्हारा मालदीव का बचता है, जो तुम्हारा कर्जा वर्जा है, हम उसको लेंगे, तुम टेंशन मत लो, लौटा दो, जाओ पैसे ले जाओ, दे दो चाइना के मुंह पे मार दो जाके, और हम देखेंगे। तो मतलब भारत की विदेश नीति ऐसी नहीं है जैसी चाइना की है कि साहब वहां पे चेक बुक रख देता है, कर लो जितना साइन करना है, अपनी मर्जी से कर लो। लोग सोचते हैं हाँ भाई मौका है तो कर लो, तो वो कर लेते हैं।
और बाद में फिर वो जो ब्याज ब्याज इंटरेस्ट इंटरेस्ट लगा के सब कब्जे में सारा, हाँ सारा पचा जाता है वो। तो भारत की विदेश नीति नहीं है, भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं है कि भारत किसी की मुसीबतों में उसका फायदा उठाए। नहीं, भारत बोलता है देखो भाई, कहीं भी प्रॉब्लम होगी हम हमेशा आगे खड़े। अब किसी फायदे के कारण हम तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं ऐसा नहीं है। पड़ोसी हो, छोटे भाई हो, तो छोटे भाई को यार हमारी क्या बोलते हैं, हेल्प करना हमारी, हमारा दायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो भारत की विदेश नीति में हमेशा ये रहा है कि पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध। हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी लाते हैं। अब आप सोचेंगे सर ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी क्या होती है? ये एग्जाम के लिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ऐसा ऐसा हमेशा ध्यान रखना है कि आईआर हर सब्जेक्ट का अपना एक टर्म होता है, ध्यान से समझना। हर सब्जेक्ट के अपने एक टर्म होते हैं, शब्दावली होती है, उन्हीं शब्दावली का प्रयोग करना है, इससे आपको मार्क्स मिलेंगे। अब ट्रैक टू डिप्लोमेसी का मतलब क्या हो गया? ट्रैक टू डिप्लोमेसी का मतलब ये हो गया कि हमारे जो संबंध है पाकिस्तान के साथ या किसी और देश के साथ, हम अनऑफिशियल तरीके से उसको प्रमोट करना चाहते हैं। अभी जैसे मान लिया, हमें एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि हमें हमारे पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने, अच्छे संबंध बनाने। तो पता चला होली आ गई, चलो भाई गुजिया भिजवा दो, मिठाई भिजवा दो। बात समझ में आ रही है आपको? कुछ अच्छा बना है तो खाना भिजवा दो। क्या होगा इससे? क्या होगा? पड़ोसी के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे? अच्छे होंगे। तो यही भारत करता है। अब जैसे शाहरुख खान है, शाहरुख खान की पिक्चर, शाहरुख खान वहां पॉपुलर है। अब योगा है, मतलब ट्रैक टू का मतलब अनऑफिशियल इंटरेक्शन, अनऑफिशियल, ठीक है। अनऑफिशियल जो इंटरेक्शन होता है उसे ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं। हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी है। अब पूरी दुनिया में हमने योगा हिट करा दिया, सबको योगा कराने लगे मोदी जी। बाबा रामदेव ने योगी जी को, मोदी जी को सिखाया और मोदी जी ने कर दिया। हर आदमी, वो क्या बोलते हैं, पेट अंदर बाहर क्या बोलते हैं उसको, आसन होता है ना, वो कराने लगे मोदी जी सबको, ठीक है। और एक सांस अंदर लो सांस बाहर छोड़ो, ये पूरी दुनिया कर रही है इस समय। मैं एक न्यूज चैनल देख रहा था, उस न्यूज चैनल में, शायद वो अल जजीरा न्यूज चैनल है मिडिल ईस्ट का, तो उसमें बोल रहा था कि साहब ये योगा करा रहे हैं, ये हिंदू कल्चर है, हिंदू कल्चर है, हम लोगों को फॉलो नहीं करना चाहिए। अभी हेल्थ को इंप्रूव करना कौन सा हिंदू कल्चर हो गया भाई? आप सोचो, समझ रहे हैं? आपका मेंटल डिसऑर्डर है तो हम क्या कर सकते हैं? आप उस चीज को सोच ही नहीं रहे, आपका सोचने का नजरिया ठीक नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? तो मेरे कहने का मतलब है कि हम सॉफ्ट पावर का यूज करते हैं भाई, कहीं भी कोई परेशानी हो जाए। अब टर्की था, टर्की हमेशा भारत के अगेंस्ट स्टेटमेंट देता है, लेकिन भूकंप आ गया, भारत सबसे पहले खड़ा हो गया। क्या चाहिए बोलो? समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले खड़ा हो गया, बताओ चाहिए क्या? जहां भी कोई परेशानी हो, आप देखो कोविड के समय सारी दुनिया को टीका भेज दिया मोदी जी ने, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, सब पूरी दुनिया। अरे वाह, मोदी जी ने तो यार मजा कर दिया, पूरी दुनिया को वैक्सीन मैत्री। और पूरी दुनिया में मतलब हमारी जो इमेज बनी है क्या, सॉफ्ट पावर, ठीक है। हम मिलिट्री पावर भी यूज नहीं करते हैं, बंदूक दिखाई, ऐसा नहीं है। और इकोनॉमिक कॉपरेशन की बात करते हैं। तो हम लोगों ने जो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात की है, इंटरनेशनल रिलेशन को आज जो समझा है, उसमें हम फॉरेन पॉलिसी पे चर्चा कर रहे हैं, और ये फॉरेन पॉलिसी का फर्स्ट पार्ट है। आज का लेक्चर आपको फॉरेन पॉलिसी को समझने में
निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके सेकंड पार्ट को जो है कल कंटिन्यू करें। ठीक है बेटा। तो अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, कुछ